ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको, रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज। ये चैप्टर 4 है, सर्वे। सर्वे में बोल रहे हैं स्कीम एंड स्कैन। पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंट्रल पर्पस ऑफ सर्वेइंग ए टेक्स्ट जो है वो ये है कि टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज रेलिवेंट फॉर यू टू रीड इन डेप्थ, मतलब वो टेक्स्ट का वो सेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि जिसको हमें डेप्थ में रीड करने की जरूरत है सर्वे करते वक्त। और वो कैसे डिसाइड होगा, वो हमारे पर्पस के हिसाब से होगा। हम जो जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर जब हमें लग रहा है कि ये चीज यहां पे मिल सकता है, और तो वो सेक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वे करते वक्त सिर्फ उतना ही देखना है कि ये सेक्शन पढ़ने की मुझे जरूरत है, उसी समय नहीं पढ़ना है, वो आगे बढ़ना है, फिर वो मार्क करके आगे बढ़ जाना है। ओके, टू डू दिस, अब मान लो कि ये पता करने के लिए कि कौन सा सेक्शन जो है वो रेलिवेंट है हमारे लिए और उसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए क्या बोल रहा है कि रीड क्विकली, स्कीम करो, रीड क्विकली सम और ऑल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, जहां से आपको सिग्नल मिल सकता है विच सिग्नल्स द मेन पॉइंट, मतलब वो टेक्स्ट एरिया जहां से उस टेक्स्ट का मेन थीम जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस एरिया को ढूंढना है बेसिकली। जैसे वो कहां से मिलता है, वो मेन पॉइंट टाइटल से मिलता है, तो टाइटल है, टाइटल को स्किम करना है, देखना पढ़ना है। ब्लर्ब, जो बुक के पीछे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लिखा होता है, वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस बुक के अंदर क्या है और बुक का थीम क्या हो सकता है। कंटेंट पेज में भी पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक में मुझे मिल सकते हैं, उसके आंसर मिल सकते हैं। इंडेक्स पेज में जाकर के पता चल जाएगा, इंडेक्स में ढूंढ लो कि यदि आपका जो कीवर्ड है जिसके आंसर आप ढूंढ रहे हो खुद, वो जो है वो आंसर उसमें अवेलेबल है या नहीं है, वो देख लो आप। यदि वो कीवर्ड इंडेक्स में है तो मिलेगा आपको। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए जर्नल आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट से भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस आर्टिकल को पूरा रीड करने की जरूरत है या नहीं है और कहाँ पे रीड करने की जरूरत है। जैसे मान लो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका मेथोडोलॉजी सेक्शन जो होता है जो होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू विल जस्ट गो टू द मेथोडोलॉजी सेक्शन ओनली, बाकी चीज को उतना करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शंस में मिलता है इंफॉर्मेशन, वैसे ही की पॉइंट मिल जाते हैं क्योंकि उसका मोटिवेशन पता चल जाता है। कंक्लूजन्स में भी आपको पता चल जाता है कि इस टेक्स्ट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर, किसी भी चैप्टर का फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं, मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर स्कीमिंग you should be in a good position to decide whether the source is suitable for a more comprehensive reading or not। मतलब एक आपने कोई भी एक आर्टिकल उठाया जिसमें आपने टाइटल देख लिया, आपने बुक, यदि बुक है तो बुक का टाइटल, बुक का पीछे का पेज देख लिया। जर्नल आर्टिकल है तो क्या देख लिया आपने, हाँ बुक में, फिर कंटेंट पेज देखा, इंडेक्स देखा, वो मेन पॉइंट को सिग्नल कर रहा है। फिर आप जर्नल आर्टिकल में आ गए तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट में जाकर के डिसाइड करोगे कि कौन सा पार्ट सेक्शन जो होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां पर भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के देख लिया, राइट। फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ देख लिया, कोई बुक का चैप्टर लिखा हुआ तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ देख लिया। कोई पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट जो है उसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये स्क्रीन करके देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आर्टिकल मुझे पढ़ने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, मुझे अपने रिव्यू लिटरेचर में इंक्लूड करने की भी जरूरत है या नहीं जरूरत है। दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिसाइड। ओके, okay. If you are looking for a specific piece of information in a text, you can scan to find what you require. This means reading quickly until you find the precise detail what that you need. मतलब स्कैनिंग, स्किमिंग में आपको पता चल गया,
हॉप अप कर रहे हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, राइट। यहाँ पे स्कैनिंग में बोल रहा है कि लाइन बाय लाइन आप सिर्फ आप नजर आंखें घुमा रहे हो, तब तक जब तक कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिल जाता वहीं, until you find the precise detail that you need उस टेक्स्ट में कि यहाँ पे मिल रहा है, आप वहां पे रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल it could entail looking for a keywords in the index of a book to find the specific page number, वहां से वो आपको पेज नंबर मिल जाएगा which covers the topic you are searching for, or it might mean क्या, casting your eyes over the text itself to spot the keyword। मतलब जैसे आप पूरे टेक्स्ट नहीं पढ़ के आप सीधे इंडेक्स में गए, कीवर्ड देखा, उस पेज पे चले गए, उसको स्कैन करके देख लिया, या फिर वही जो बोला कि सरसरी निगाह से देखते गए और जहां पे आपको मिला इंफॉर्मेशन वहां पे रुक गए, वहां पे मार्क करके देख लिया। which indicate coverage of the information, that's what you wanted basically। when you find the important point you are looking for, you can read that part more slowly and carefully। जब आपको पॉइंट मिल गया, आपको मिल गया कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, तो जब वो मिल जाने के बाद यू कैन रीड दैट दिस पार्ट मोर स्लोली और केयरफुली। आप धीरे धीरे पे पढ़ो, समझने की कोशिश करो केयरफुली, राइट। एंड एवरीडे एग्जांपल जो है स्कैनिंग का इज लुकिंग फॉर ए फोन नंबर इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी। जैसे हम टेलीफोन डायरेक्टरी में फोन ढूंढते हैं, उसी तरह से स्कैनिंग करना है। उसका एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे फोन डायरेक्टरी में टेलीफोन, ये रोज का हमारा काम है, टेलीफोन डायरेक्टरी से टेलीफोन नंबर ढूंढना, तो जैसे इसमें स्कैन करते हैं उसी तरह से आप टेक्स्ट भी स्कैन कर सकते हो। और चेकिंग ट्रेन टाइम ऑन ए स्क्रीन एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे हमें अपना ट्रेन ही दिखता है, बाकी चीज नहीं पढ़ते हम, नंबर देखते हैं या नाम देखते हैं, वो डिस्प्ले करते रहता है, फिर वो वही चीज नोटिस करते हैं कि ये नंबर आया है नहीं आया। उसके बाद सर्वे का बात तो खत्म हो गया, नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट। सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। सो क्वेश्चन में इफ यू डिसाइड दैट टेक्स्ट इज रेलेवेंट फॉर यू, देन it will be necessary to read it more slowly and carefully in order to remember and understand the content। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों आपको स्लो रीड करना है? स्लो रीड इसलिए करना है कि टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट। अब क्यों ये बात बोल रहे हैं? हम तो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, कॉपी पेस्ट मारना, काम खत्म, लिखा गया रिव्यू लिटरेचर। नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डूइंग रिसर्च या कोई भी स्टडी करने का तरीका नहीं है। वो आपको समझना जरूरी है और याद रखना भी, क्योंकि आपको बहुत जगह जवाब देने हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है ड्यूरिंग रिसर्च, तो याद भी रखना और अंडरस्टैंड भी करना, कंटेंट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको स्लो रीड करना है, क्योंकि ये हमारे काम की बातें हैं। टू प्रिपेयर योरसेल्फ to read the text interactively, think about what you already know about the topic। यदि आप इंटरेक्टिव रीडिंग करना चाहते हो टेक्स्ट को जब पढ़ते हो तो उस समय पे आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए बात कि what you already know about the topic। आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी जानकारी है। If appropriate, personalize the topic by relating it to your own experience, right। यदि appropriate है तो बोल रहा है personalize the topic by relating it to your own experience and predict what you think the text is going to tell you by formulating questions that you hope it will answer। मतलब यदि हमें सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी पता होता है, टॉपिक के बारे में पता है, क्योंकि हम इंटरेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं ना, तो जब हम टेक्स्ट पढ़ने से पहले बोल रहे हैं कि ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा, और प्रोबेबली रीडर जो होगा वो ये बात बोल सकता है या उसका थीम ऐसा होगा, वो पहले से गेस करना और तब पढ़ना। ठीक बात है। एंड प्रिडिक्ट व्हाट यू थिंक द टेक्स्ट इज गोइंग टू टेल यू। आपको क्या लगता है कि वो पढ़ने को वो क्या बोलेगा? by formulating questions that you hope it will answer।
कि आप क्वेश्चन बना रहे हो ना कि भाई इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस टेक्स्ट में मिलेगा, और वो क्या आंसर मिल सकता है वो आपको पहले सोचना है, एंड देन यू गो ऑन रीडिंग। तो ये रीडिंग जो होती है वो इंटरैक्टिव रीडिंग होती है कि एक्चुअली में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप मिलाते हो ना, फिर हम तो ऐसा सोच रहे थे, मिला तो ये, हमको एडजस्ट करने की जरूरत है, या हम जैसा सोच रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही चीज मिला। ओके उसके बाद रीड एंड मेक कनेक्शंस। क्वेश्चन की बात हो गई, रीड एंड मेक कनेक्शन। एज यू रीड, मेक कनेक्शंस विथ अदर टेक्स्ट यू हैव read and your own knowledge, as this will enable you to understand and remember the new information more effectively। देखो, कभी भी याद रखो, जितनी जानकारी हमारे पास है उस जानकारी से नई चीज जब आदमी पढ़ता है ना, उससे यदि रिलेट कर देगा तो ब्रेन में जो नेटवर्क जो बना हुआ है ना उसको बहुत इफेक्टिवली याद रखता है। उसके ना एक कनेक्शन पाथवे बन जाता है कि यहां तक तो उसको याद था, उसका वो एक्सटेंशन मान लेता है बेसिकली। तो उसका पाथवे यहां से लेकर के यहां तक शुरू हो जाता है। इसलिए पुरानी जानकारी जो भी है उस जानकारी से नई चीजों को लिंक कर देना, जोड़ देना। न्यूरल डेवलपमेंट हुआ, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, उससे हमारा माइंड जो है इजीली और इफेक्टिवली याद रखेगा। ओके इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ऐसा भी होगा कि टेक्स्ट जो होगा, कुछ टेक्स्ट जो होगा वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आपको, difficult to understand, it may be useful to go back to reading less complex material। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप less complex material जो है उसको जाकर के रीड करिए, such as introductory textbook on the topic। यदि मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल आप पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और वहां पे एक पैराग्राफ दिया है वो नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बुक पे जाओ, कोई इंट्रोडक्टरी बुक लिखी होगी मशीन लर्निंग के बारे में, उसको पढ़ोगे तो अब पढ़ के जब वापस आओगे तब जाके वो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। टू बिल्ड योर बैकग्राउंड नॉलेज, जब आपको बैकग्राउंड नॉलेज होएगा तो आपकी लर्निंग और बढ़ेगी, एंड देन यू विल रिलेट इट ऑल्सो। दिस हेल्प्स यू टू डेवलप ए फ्रेमवर्क within which to fit more complex information that is new to you। ठीक है, क्लियर, आगे चलो। द नोट टेकिंग टेक्निक्स सजेस्टेड इन द सेक्शन बिलो आर रेलिवेंट एट दिस स्टेज। अब नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं दैट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड एन अप्रोच विच सुट्स यू। अब आपको नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी जो भी बताया और नोट टेकिंग नोट मतलब लिखने के जो भी तरीके बता रहा है वो आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सुटेबल टेक्निक है। You may be in a position to annotate a hard copy of the text with keywords in the margin and highlighter pen से। बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं ना, आप लोग बुक आपके पास है ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल हार्ड कॉपी है तो आप हाईलाइट कर देते हो, इधर जो साइड में मार्जिन जो होता है उसके वहां पे कुछ लिख लेते हो ऐसा। तो आप हो सकता है कि आप ये भी काम करो। इफ दिस इज द केस यू मे और मे नॉट डिसाइड टू टेक एडिशनल नोट्स एज वेल। तो हो सकता है कि उस समय पे आपको जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है जो चीज हाईलाइट कर दिया आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वहां पे जो मार्जिन बना हुआ वहां पे लिख लिया कि भाई हमको याद रखने के लिए क्या चीज लिखना है। हम पूरे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हाईलाइट किया वो पढ़ लिया और जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखना था वो लिख दिया, पढ़ लिया, मेरा काम चल जाएगा। तब बोल रहे हो उस केस में आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर लाइब्रेरी बुक्स, यदि आपको लाइब्रेरी की बुक ली है आपको रिटर्न करना पड़े या किसी से दूसरे से लिया है उसको रिटर्न करना है, तो उस केस में नोट टेकिंग इज एन इम्परेटिव टू हेल्प यू रिकॉल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए आपको नोट बनाना चाहिए, राइट। फॉर दीज occasions it is helpful if you have tried and tested systems which works for you। See following section on techniques for note taking and making connections between the different text। ये अलग सेक्शन एक और आगे बताएगा कि जहाँ पे और डिटेल्स के बारे में बताएगा कि कैसे नोट्स ये करना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड ऑन टेस्टेड सिस्टम्स
जो है के बारे में वो मेंशन करने वाला है, उसमें से आपको जो लग रहा है ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो वो आप फिर सेलेक्ट कर लो। वो डिटेल्स जो है इस सेक्शंस में आगे बताएगा अभी। टू ऐड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट, इट कैन बी हेल्पफुल टू मैप आउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए ये जरूरी होता है कि आप उसका उस टेक्स्ट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है उसको मैप आउट करना, उसको समझना उसको। वी टेंड टू हैव एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ ए टेक्स्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशंस कि हाउ ए टेक्स्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड व्हिच कैन हेल्प अस फाइंड द इंफॉर्मेशन वी नीड क्विकली। नहीं, जैसे मान लो कि हम लोग भी वो करते हैं ना, वी टेंड टू हैव एक्सपेक्टेशन, हमारा एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ ए टेक्स्ट विल बी ऑर्गेनाइज, किस ढंग से ऑर्गेनाइज करें, विच कैन हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन वी नीड क्विकली। भाई मान लो कि आपने नोट्स बना भी लिया, सारा चीज कर लिया, अब जरूरत हो तो पूरा का पूरा ढूंढना पड़े, तब फिर कैसे करोगे? मैंने पूरा का पूरा आपका नोट्स ढूंढना ही पड़े, आपके पास ऐसा तरीका होना चाहिए ना कोई कि क्विकली आप आंसर पता कर सको कि कहाँ पे मैंने लिखा था, कहाँ पे क्या किया था। तो इसलिए टेक्स्ट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो लिखा है वो भी, जैसे मान लो कि हम बुक में भी पढ़ते हैं ना, तो देखो सब सेक्शंस होता है ना, वैसे ही जो आप नोट्स में बनाओगे तो उसी टाइप की चीजें होनी चाहिए कि जो क्विकली आप आंसर को पता कर सको। For example, we usually expect an introduction at the beginning which outlines the content of the text and a conclusion at the end which summarizes the main points. There are likely to be minor changes in the topics with each paragraph and more major changes between the sections. Section headings indicates the content to follow. मतलब सेक्शन हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के कंटेंट जो है वो आने वाले हैं। इन ए साइंटिफिक टेस्ट में वन माइट एक्सपेक्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, हाइपोथेसिस होगा, मेथड्स होगा, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन हो। तो आपको पता है कि कंक्लूजन वाले सेक्शन में मुझे ये चीज मिलेगा, मेथड वाले सेक्शन में ये मिलेगा। तो आप क्विकली आप पूरा, यदि ये सेक्शन ऑर्गेनाइज इस टाइप का स्ट्रक्चर ना बना हो तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सर्च इट आउट, राइट। कि भाई कोई भी ना हो और पूरा ऐसे ढंग से टेक्स्ट लिखा हो तो कितना डिफिकल्ट होगा उसको मेथड ढूंढने में भी कि कहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में। पूरा का पूरा टेक्स्ट एक बार स्कैन कर तब जाकर उसको पता चलेगा। When taking notes, it can be useful to make a diagram of the structure. जब आप बना रहे हो तो it can be useful to make a diagram of the structure of the text to illustrate visually how the information connects together. मतलब बोल रहा है कि आपने जो पढ़ा उसको डायग्रामेटिकली यदि कनेक्ट कर दो ऐसा बना करके विजुअल डायग्राम से, तो इट विल बी इजी। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट, मान लो कोई ऐसा है कि जो आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड रियलाइज यू हैव टू कीप री रीडिंग पेजेस टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग। आपको लग रहा है कि बार बार मुझे पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, तो उस केस में यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ब्रेक इट डाउन इनटू मोर मैनेजेबल चंक्स। मतलब उसी टेक्स्ट को आप इस ऐसे छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर दो, लेकिन वो चंक में जो डिवाइड करोगे वो कितना लंबा होना चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसका कुछ फिक्स गाइडलाइन नहीं है। The length of the manageable chunk will vary according to the density and language difficulty of the material. It might be a paragraph, a section or a chapter. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया, जो हो सकता है कि कई बार इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको 2 लाइन एक साथ पढ़ के समझना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका मीनिंगफुल चंक जो होगा वो क्या होगा आपका। बट ऐसे करके ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। बस 2 ही लाइन पढ़ेंगे फिर घूम के आएंगे तब दूसरा नेक्स्ट 2 लाइन पढ़ेंगे, तो आपको पूरी की पूरी बात जो है वो समझ में आ जाती है, फिर कितना भी डिफिकल्ट टेक्स्ट हो। रिकॉल एंड रिव्यू। आफ्टर ईच मैनेजेबल चंक
रिकॉल एंड रिव्यू योर रीडिंग बाय राइटिंग ए सेंटेंस समराइजिंग व्हाट यू हैव जस्ट रेड। देखो रिकॉल और रिव्यू का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पढ़ लेने के बाद लिखना, राइटिंग ए सेंटेंस, कुछ सेंटेंस लिखना, बाय समराइजिंग व्हाट यू हैव जस्ट रेड। यदि ये आदत किसी को डेवलप हो जाए तो उसको लंबे समय तक याद हो, फिर एग्जाम में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फिर पढ़ के उसको आदत डेवलप हो जाए, जो भी टेक्स्ट पढ़े और उसको रिकॉल करके अपने भाषा में लिखने का कोशिश करे, और ये आदत हर बार उसकी आदत डेवलप हो जाए, तो वैसे भी उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें। नहीं, दिस इज लाइकली टू इंश्योर यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। ये इंश्योर करता है कि आपको समझ में भी आ गया, आपने अच्छे से समझ लिया है और कंटेंट को याद भी आपको हो चुका है। और रिव्यू प्रोसेस में तो वही है कि जो कंटेंट आपने लिखा समराइज करके, उसमें से देख लो कि कोई मेन पॉइंट छूटा है या नहीं छूटा है, राइट? यदि छूट गया तो फिर उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो, आपका नोट्स पूरा हो जाएगा वैसे भी। इफेक्टिव समराइजेशन इज डिस्कस इन डिटेल, कि मतलब कैसे इफेक्टिवली आप समराइज कर सकते हो, वो वहां पे एक अलग चैप्टर है, मतलब इसी में हो सकता है सी टेक्निक्स फॉर राइटिंग ए समरी, कैसे लिखना है समरी, वो वहां पे बताए गए, आगे आएगा कभी। क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्रिटिकल रीडिंग से देखेंगे। थैंक यू।